तो क्या हाल है चलो, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे और मौज कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है पढ़ाकू नवाब के एक और मजेदार सी वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 2 फिजिकल एजुकेशन को अगले 10 मिनट में समाप्त कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट हमारा WHO एक्सरसाइज गाइडलाइंस। सबसे पहले WHO क्या होता है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वही लोग हैं जो दुनिया को बताते हैं कि हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज कितनी करनी है और कितना जरूरी है। और यकीन मानो WHO में कहीं भी नहीं लिखा कि पूरा दिन बेड पे लेट लेट के रील चलाना हेल्दी है। तो चलो देखते हैं एज वाइज गाइडलाइंस क्या कहती हैं। अंडर 1 ईयर इन्फेंट्स। सबसे पहले आते हैं इन्फेंट्स यानी 1 साल से छोटे बच्चे। इनके लिए WHO कहता है दिन भर में कई फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए इन्हें। फ्लोर बेस्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए। टमी टाइम करना चाहिए। टमी टाइम मतलब खाने पीने का कुछ। स्क्रीन टाइम इनका 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0, क्योंकि अगर 1 साल का बच्चा मोबाइल चलाएगा तो पहले मोबाइल ही कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये कौन चला रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 2 साल के बच्चे। अब आते हैं 1 से 2 साल के बच्चे, उनके लिए WHO क्या कहता है? WHO उनके लिए कहता है कम से कम 180 मिनट की फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए इन बच्चों को पूरे दिन में स्प्रेड होकर, मतलब 24 घंटों में 180 मिनट। स्क्रीन टाइम मिनिमम होना चाहिए इन बच्चों का। प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, बच्चा जितना भागेगा उतना मम्मी का भी कार्डियो मिल जाएगा। अब आते हैं 3 से 4 साल के बच्चे। यहाँ भी सेम चीज। WHO कहता है 180 मिनट एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें। उसमें से कम 60 मिनट्स मॉडरेट टू इंटेंस एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी थोड़ी सीरियस मूवमेंट। एग्जाम्पल रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग। स्क्रीन टाइम कंट्रोल होना चाहिए और स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। अब आते हैं 5 साल से लेके हमारी एज के बच्चे, मतलब तुम्हारी एज के बच्चे 17 साल तक, यानी स्कूल वाले स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब फ़ोन भी चलाते हैं, ढंग की एक्सरसाइज भी करते हैं। इनके लिए WHO कहता है कि इन्हें कम से कम रोज़ 60 मिनट मॉडरेट टू इंटेंस वर्कआउट करना चाहिए। मतलब बच्चों, तुम लोगों को कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। सिर्फ स्पोर्ट्स डे के दिन ही नहीं, हर दिन, वीक में कम से कम 3 दिन तो ज़रूर। इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए? इसमें मसल ट्रेनिंग होनी चाहिए और रनिंग करनी चाहिए, जंपिंग, स्पोर्ट्स, गेम्स। यानी अगर पूरे दिन बेड पर पढ़ाई के नाम पर मोबाइल चलाते रहोगे तो WHO इम्प्रेस नहीं होगा। अब आते हैं अडल्ट्स ग्रुप में। 18 से लेके 64 ईयर्स तक, यानी 18 to 64 ईयर्स। WHO क्या कहता है इनके बारे में? WHO कहता है कि हर वीक में कम से कम 150 से 300 मिनट तक मॉडरेट टू इंटेंस एक्टिविटी होनी चाहिए और 75 से 150 मिनट तक इंटेंस एक्टिविटी होनी चाहिए। और वीक में कम से कम 2 दिन मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऑफिस जाने से एक्सरसाइज नहीं होती, लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ चढ़ना वो एक्सरसाइज होती है। अब आते हैं आपके दादा दादी के एज पे, 65 एंड अबव एज। अब आते हैं सीनियर सिटीजन, जिन्हें हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। WHO कहता है कि अडल्ट वाली गाइडलाइन फॉलो करो और साथ में बैलेंस ट्रेनिंग भी करो ताकि गिरने का रिस्क कम हो, यानी बॉडी एक्टिव रहे। एज बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप मूवमेंट बंद कर दो, आपको मूवमेंट करते रहना चाहिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, पोस्टीरियर डिफॉर्मिटीज। चैप्टर का सबसे डेंजरस पोर्शन, पोस्टीरियर डिफॉर्मिटीज। नाम सुन के लग रहा होगा कोई मार्वल का विलन है, पर नहीं बच्चों। पोस्टीरियर डिफॉर्मिटीज का मतलब क्या होता है? बॉडी पोजीशन का नॉर्मल शेप से हट जाना और अलग सा शेप बना लेना। इसके रीजंस क्या क्या होते हैं? गलत सिटिंग, गलत स्टैंडिंग, वीक मसल, पुअर हैबिट, इन सब की वजह से डिफॉर्मिटीज डेवलप हो सकती हैं। और एग्जाम में ये टॉपिक फेवरेट होता है, एग्जाम में आता है ज़्यादातर। इसके अंदर क्या क्या है? आते हैं पहला, नॉक नीज। नॉक नी का मतलब क्या होता है? जब दोनों घुटने आपस में टच करते हैं लेकिन एंकल टच नहीं करते। बॉडी का शेप अल्फाबेट X जैसा लगता है। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? इसके कॉजेज होते हैं वीक मसल है तुम्हारी, विटामिन की डिफिशियंसी है तुम में, इम्प्रॉपर पोस्चर है तुम्हारा। और हम इसे सही कैसे कर सकते हैं? करेक्टिव एक्सरसाइज क्या है इनकी? पहला, हॉर्स राइडिंग एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, लेग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। याद रखना, नीज मिलेंगी तो एंकल नहीं मिलेंगे, यानी नॉक नीज। अब आते हैं बो लेग। यहाँ उसका सिंपल उल्टा है, एंकल मिल जाएंगे लेकिन नी नहीं मिलेगी, बॉडी ओ शेप की हो जाएगी। इसके कॉजेज क्या होते हैं? वीक बोन्स, इम्प्रॉपर ग्रोथ, यही सब, मतलब जो आपके नॉक नी के होते हैं वही इसके भी कॉजेज होते हैं। हम इसे सही कैसे कर सकते हैं? करेक्टिव एक्सरसाइज क्या है इनकी? वॉकिंग ऑन इनर एज ऑफ फीट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशल करेक्टिव ड्रिल्स। यानी जो ड्रिल्स होती है ना, स्पेशल करेक्टिव ड्रिल्स, यूट्यूब पर सर्च मारना और करने लग जाओ अगर तुम्हारी भी कुछ ऐसी है तो। सिंपल भाषा में बताऊं तो नॉक नी का मतलब है X और बो लेग का मतलब है O। एग्जाम में यही ट्रिक है, याद कर लेना और ले आना। इसकी क्या कहते हैं? कॉजेज तो सेम ही है दोनों के, तो आपको याद करने में इतना कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है फ्लैट फुट। नॉर्मल फुट में आर्च होता है और फ्लैट फुट में आर्च गायब हो जाता है, फुट पूरा जमीन पर चिपक जाता है। इसके कॉजेज होते हैं वीक फुट मसल, इम्प्रॉपर फुटवियर, एक्सेसिव बॉडी वेट, मतलब ज़्यादा भारी बॉडी वेट।
हम इसे सही कैसे कर सकते हैं? टो वॉकिंग, हील रेजेस, पिकिंग मार्बल विद टो, बेयर फुट एक्सरसाइज, मतलब पैर को जिम भेजना पड़ेगा जब ही सही हो पाएगा। अब आता है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर नाम सुन के ही समझ आ गया होगा, शोल्डर की आगे की तरफ झुक जाना। आजकल मोबाइल और लैपटॉप जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके कॉजेज वही है, पुअर पोस्चर, वीक बैक मसल, गलत सेटिंग की हैबिट। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों गलत सेटिंग। गलत मतलब थोड़ा झुक के बैठना, कमर थोड़ी बेंड करके बैठना, उसे कहते हैं गलत सेटिंग। ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप एकदम सीधे बैठे हो तो आपकी सेटिंग प्रॉपर होगी। मानता हूँ कि दिक्कत आएगी शुरू में, पर सही हो जाएगा। अब इसकी करेक्टिव एक्सरसाइज बता देता हूँ, इसे कैसे सही करते हैं। पुलअप से हो सकती है सही, रोइंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज और चेस्ट एक्सरसाइज। यानी मोबाइल देखते वक्त थोड़ा सीधा ही बैठ लिया करो, सिंपल सी बात है। अब आते हैं लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में लोअर बैक के अंदर की तरफ ज़्यादा कर्व हो जाता है, यानी कमर एक्सेसिव बेंड हो जाती है। इसकी कॉजेज क्या होते हैं? इसकी कॉजेज होते हैं ओबेसिटी, वीक एब्डोमिनल मसल, पुअर पोस्चर। करेक्टिव इसकी एक्सरसाइज क्या होती हैं? सिटअप्स, लेग रेजेस, एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग, ये सारी इसकी करेक्टिव एक्सरसाइज होती हैं कि आप इससे कैसे सही कर सकते हैं। अब आता है हमारा काइफोसिस। काइफोसिस में अपर बैक की तरफ ज़्यादा कर्व हो जाता है, हंच बैक पोस्चर डेवलप हो जाता है। हंच बैक नहीं पता तो गूगल कर लो, आ जाएगा। जो चीज़ समझ ना आए वो गूगल कर लो, अगर किसी चीज़ का मतलब समझ ना आए तो वो गूगल कर लो, सब कुछ गूगल कर लो। तो मैं ये वीडियो का बना रहा हूँ, अब इस समझो ना। हंच बैक पोस्चर डेवलप मतलब हंच बैक पोस्चर होता है कि आपकी जो अपर बैक होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा कर्व हो जाती है, तो उसे ही हंच बैक कहते हैं। इसके कॉजेज क्या होते हैं? पुअर पोस्चर, वीक बैक मसल, लैक ऑफ एक्सरसाइज। इसकी करेक्टिव एक्सरसाइज आप कैसे सही कर सकते हो? बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज, स्विमिंग, पोस्चर करेक्शन ड्रिल। अब आता है हमारा स्कोलियोसिस। शायद मैं प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, स्कोलियोसिस ही कहते हैं इसे बच्चों। मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है तो उसे माइंड मत करना। ये सबसे फेमस डिफॉर्मिटी है। यहाँ स्पाइन साइड की तरफ बेंड हो जाती है, स्पाइन साइड की तरफ सीधी लाइन की जगह जैसे एस या सी शेप बना लेती है। स्पाइन हमारी एकदम सीधी होती है और इस डिसीजेज में आपकी जो स्पाइन होती है वो एस की शेप या सी की शेप बना लेती है। स्पाइन थोड़ी साइड की तरफ बेंड हो जाती है। इसके कॉजेज क्या होते हैं? वही पुअर पोस्चर, मसल इम्बैलेंस और कॉन्जेंटिनल रीजंस होते हैं। इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। इसकी करेक्टिव एक्सरसाइज क्या होती हैं? साइड स्ट्रेंथिंग, करेक्ट पोस्चर ड्रिल, स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज करो आप, यही सब इसकी होती हैं। अब आता है हमारा मेन पार्ट जिसके ऊपर चैप्टर बेस्ड है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। अब आता है दूसरे बड़े टॉपिक पर, वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। आज के टाइम पर वुमेन लगभग हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, ओलंपिक, हर जगह। और जो लोग आज भी सोचते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ लड़कों के लिए है, उन्हें ओलंपिक मेडल टेबल दिखानी चाहिए। स्पोर्ट्स में वुमेन पार्टिसिपेशन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट क्या क्या होते हैं? फिजिकल बेनिफिट, मेंटल बेनिफिट और सोशल बेनिफिट भी। चलो हम एक एक करके सबको निपटा देते हैं। फिजिकल बेनिफिट, सबसे पहले आता है फिजिकल बेनिफिट। फिजिकल हेल्थ, स्पोर्ट्स करने से बॉडी स्ट्रांग बनती है, लड़कियों की फिटनेस इंप्रूव होती है, स्टेमिना बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, बॉडी वेट कंट्रोल रहता है, हार्ट हेल्दी रहता है, बोन्स स्ट्रांग हो जाती हैं, डिसीजेस का रिस्क कम रहता है स्पोर्ट्स में। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लड़का लड़की दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, स्पोर्ट्स बॉडी का फ्री अपग्रेड वर्जन है। एक स्पोर्ट्स पकड़ लो, डेली करो, मजे करो, जिम जाओ, मौज लो। अब आते हैं हम साइकोलॉजिकल बेनिफिट में। अब मेंटल बेनिफिट, स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है, सेल्फ स्टीम बढ़ाता है, एस्टीम, मूड को बेटर करता है। यानी स्पोर्ट्स सिर्फ मसल नहीं, माइंड को भी ट्रेन करता है। ये लड़का लड़की दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों पे भी मतलब दोनों को फायदा देता है। स्पोर्ट्स तो भाई फायदा ही देता है, स्पोर्ट्स करो, मौज लो। सोशल बेनिफिट क्या क्या होते हैं इसके? स्पोर्ट्स टीम वर्क सिखाता है, लीडरशिप डेवलप करता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, सोशल इंटेरोगेशन बढ़ाता है, डिसिप्लिन डेवलप करता है, रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन सिखाता है और सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है। मतलब स्पोर्ट्स इंसान को सिर्फ प्लेयर नहीं, एक बेटर ह्यूमन बनाता है। अब आते हैं हम मिनाकी पे। मिनाके चैप्टर का साइंटिफिक सेक्शन, और यहाँ स्टूडेंट यूजुअली थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सिंपल लैंग्वेज में सब समझा दूंगा, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। लड़कियों को तो पता ही होगा। मिनाके का मतलब क्या होता है? गर्ल्स की लाइफ का पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी पहली मेंस्ट्रुएशन। ये जनरली एडोलसेंस की पीरियड में होती है और ये इंडिकेट करती है कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी लड़कियों में शुरू हो गई है। बस इतना ही याद कर लो। मिनाके का मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। बच्चों, लड़कियों, मैं थोड़ा अगर ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली बार इसे सही कर लूँगा, क्योंकि मुझे शुरू से थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के नाम पे। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन तो हमारा अगला टॉपिक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? अरे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मिनाके का। अगला टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन।
आते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन पे। नाम बड़ा लग रहा है पर मीनिंग इसका बिल्कुल सिंपल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई इरेगुलरिटी या प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। साइकिल इरेगुलर होती है, साइकिल डिले हो सकती है, या पीरियड्स कभी कभार टेम्परेली स्टॉप हो जाते हैं। स्पोर्ट्स में इसके कॉजेज क्या होते हैं? स्पोर्ट्स में एक्सेसिव ट्रेनिंग करने के कारण हो सकता है ये, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो लड़कियों, उसके कारण हो सकता है ये, पुअर न्यूट्रिशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब रीज़न हो सकते हैं। यानी बॉडी बोल रही है बहन थोड़ी रेस्ट भी कर ले यार। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, फीमेल एथलीट ट्राइड, चैप्टर का फाइनल बॉस। फीमेल एथलीट ट्राइड, नाम सुन के लग रहा होगा मार्वल की कोई बढ़िया सी टीम है या डीसी की, लेकिन नहीं बच्चों, ये टीन हेल्थ प्रॉब्लम का एक कॉम्बिनेशन है और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं। फीमेल एथलीट ट्राइड के 3 कंपोनेंट हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, एमेनोरिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ये तीनों मिलाकर बनाते हैं फीमेल एथलीट ट्राइड। अब हम समझते हैं, इन्हें अलग अलग करके समझते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, सबसे पहला ईटिंग डिसऑर्डर यानी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। कुछ एथलीट परफॉर्मेंस या बॉडी शेप के चक्कर में खाना कम कर देते हैं या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? ये बहुत ही गलत बात है। बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिलती है और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। याद रखो बच्चों, बॉडी खाने के बिना और गाड़ी फ्यूल के बिना कभी नहीं चलती। अब आते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, एमेनोरिया, दूसरा कंपोनेंट एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल पीरियड का एब्सेंट होना, यानी पीरियड रुक जाना। इसके कॉजेज मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको, या फिर से बता देता हूँ। एक्सेसिव ट्रेनिंग, पुअर न्यूट्रिशन, लो बॉडी फैट या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। एग्जाम में ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें आपको एकदम कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी और क्वेश्चन आएगा तो झट से आंसर दे दोगे आप। मीनाकी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पीरियड्स, लड़की का फर्स्ट पीरियड जब आते हैं। और एमेनोरिया का मतलब क्या होता है? मतलब लड़कियों में जब पीरियड्स नहीं आते हैं, नो पीरियड्स। कंफ्यूजन खत्म बच्चों। अब आते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इसमें क्या होता है? इसमें बोन वीक और फ्रजाइल हो जाती हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, या स्पेशली तब हो सकता है जब न्यूट्रिशन कम हो, कैल्शियम कम हो और हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, लॉन्ग टर्म एनर्जी डेफिशिएंसी हो। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बॉडी की बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सीमेंट्स के बिना नहीं खड़ी हो सकती। आज के चैप्टर में यही सब था शायद, और हम यही वह चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में फिजिकल एजुकेशन के अगले चैप्टर के साथ। याद रहे आपको कहाँ आना है, पढ़ाकू नवाब पे। तो बच्चों, थोड़ी सी वीडियो लेट हो रही है पर मैं कोशिश करूंगा जल्दी डालूं। मैं गर्मी में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए तो कर ही सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी खुशी मिले। और कुछ दिक्कत, मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया हो या फिर कुछ भी आपको दिक्कत लग रही हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स यूट्यूब में दे रखा है, उसमें जाके कमेंट कर दो। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।